My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to take up problems of HCF and LCM. Word-based problems, for example, questions आते हैं ना कि this many sweets are given of this type, this many sweets are given of this type, and we need to pack them in minimum number of boxes. Such questions, ठीक है. और confusion उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि कहाँ पे LCM अप्लाई हुआ, कहाँ पे HCF अप्लाई हुआ, कहाँ पे विल बी टेकिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कहाँ पे हम विल बी टेकिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो लॉजिक क्या है उसके पीछे का फटाफट समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, HCF and LCM. So always read them backwards. When you want to understand them, read them backwards. So HCF is factor that is common and highest. So first thing is that is a factor. And since this is a factor, so this will always be less than or equal to the numbers that are provided. But highest such factor, this is, okay. LCM is multiple that is common and least. So this is definitely a multiple. And since this is a multiple, so this will always be greater than or equal to the given numbers. Okay. If we have to distribute some items are given and we have to arrange them or distribute them. Arrangement, distribution or splitting. In all such cases, we have to use HCF only. Arrange करने items already given है हमें, ठीक है, और उनको arrange करना है. या फिर there is a plot और उसको there is a room में हमें टाइल्स लगानी है, तो छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, तो टाइल का साइज ये होगा. तो डेफिनेटली द साइज ऑफ द टाइल विल बी अ फैक्टर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. डायमेंशन ऑफ द टाइल विल बी अ फैक्टर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो इन एनी सच केसेस जहां पे कि हमें अरेंजमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्प्लिटिंग करना है, ठीक है, एक बड़े आइटम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस वी विल ऑलवेज यूजिंग HCF. ऑन द कॉन्ट्रेरी, if there is an event that repeats, for example, there is a ground, there are persons A and B. A is taking 30 seconds to cover that ground, to cover one round around that circular ground, and B is taking 40 seconds. And question is asking, after how much time will they be meeting again if they started together? After how much time will they be meeting again if they started together? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? They are running in rounds, multiple rounds, isn't it so? तो एक इवेंट है, क्या इवेंट है? इवेंट इज वॉकिंग अराउंड द ग्राउंड, और वो बार बार हो रहा है. तो यहाँ पे एक ही इवेंट बार बार हो रहा है. एक राउंड में 30 सेकंड का टाइम लगेगा, एक को दो राउंड में 40 सेकंड का 60 सेकंड का टाइम लगेगा. 30 सेकंड इन वन राउंड, 60 सेकंड इन टू राउंड्स, 90 सेकंड इन थ्री राउंड्स, 120 सेकंड इन फोर राउंड्स फॉर ए. एंड सिमिलरली फॉर बी, वन राउंड में टाइम टेकन इज 40 सेकंड्स, टू राउंड में टाइम टेकन इज 80 seconds, and थ्री राउंड में टाइम टेकन इज 120 seconds. So 120 seconds is time which is common in both of them, and that is a multiple number. So event जब रिपीट करता है, बार बार रिकरिंग इवेंट होगा, so in that case we have to use multiple. Also एक और चीज है जो कि हम बार बार यूज करते हैं कि हाईएस्ट मेंशनड हो, ठीक है, लार्जेस्ट मेंशनड हो, ग्रेटेस्ट मेंशनड हो. So there are chances that highest common factor यूज होगा, but this is not always necessary. Not always necessary. We'll see such questions जहां पे कि मिनिमम मेंशनड होगा, बट हमें HCF यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसका भी लॉजिक है क्यों ऐसा करना पड़ेगा, वो उस क्वेश्चन में वहां पे समझेंगे, ठीक है. बट ये दिस इज नॉट नेसेसरी. यस, मेनी टाइम्स दिस विल हैपन बट नॉट ऑलवेज. सिमिलरली जहां पे लीस्ट मेंशनड है, मिनिमम मेंशनड है, सो देयर आर चांसेस दैट वी विल हैव टू यूज LCM बट नॉट नेसेसरी, बिकॉज वील सी सम क्वेश्चंस जहां पे कि लीस्ट या मिनिमम मेंशनड होगा, बट वी विल हैव टू यूज HCF. डिपेंड करता है क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. समटाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तब तो डेफिनेटली हाईएस्ट वर्ड का मेंशन होगा, लार्जेस्ट वर्ड का मेंशन होगा, ग्रेटेस्ट वर्ड का मेंशन होगा. बट अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछेगा विच इज द अदर वैल्यू. तो वहां पे डेफिनेटली जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हाईएस्ट हो रहा होगा, वैल्यू हाईएस्ट हो रहा होगा, तो दैट वैल्यू विल बी मिनिमाइज, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है. एग्जांपल देंगे तो वहां पे बेटर समझ में आएगा. स्टार्ट करते हैं सेशन को और क्वेश्चंस लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, first question is 3 pieces of timber 4.2 meter, 4.9 meter and 6.3 meter long have to be divided into planks of the same length. So what is the largest possible length of one plank? Largest possible length of one plank क्या होगा? तो 3 pieces of plank है हमारे. One piece is 4.2 meters, second piece is 4.9 meters and third piece is 6.3 meters. And question is saying that we have to divide them.
डिवाइड करना है यानी कि इनको पार्ट्स में ब्रेक करना है, पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है डिवाइडिंग द प्लैंक्स द सेम लेंथ, सो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सच लेंथ ऑफ वन प्लैंक। तो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा, और ऑब्वियसली हमें कंप्लीट नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल 4.2 मीटर है तो हम 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे या 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे या 6 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया 1 मीटर के और फिर 0.2 मीटर रह गया। सो दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज इंप्लाइंग कि हमें पूरे के पूरे को डिवाइड करना और कुछ भी सेव, कुछ भी बाद में बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी स्पिल ओवर नहीं बचना चाहिए बाद में। इज दैट क्लियर? तो टोटल 4.2 मीटर्स को हमें सम पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट अस से कि हम एज्यूम करते हैं कि साइज ऑफ वन पार्ट इज x, ओके, साइज ऑफ वन पार्ट इज x एंड लेट अस से देयर आर टोटल a पार्ट्स और n1 पार्ट्स इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में n2 पार्ट्स हैं और थर्ड केस में n3 पार्ट्स हैं। साइज तो x ही रखते हैं अपन, ठीक है। सो कैन वी राइट दिस एज 4.2 इज इक्वल टू n1 इंटू x, 4.9 इज इक्वल टू n2 इंटू x एंड 6.3 इज इक्वल टू n3 इंटू x। कोई दिक्कत? एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज x शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। आर यू एबल टू ऑब्जर्व दैट इन ऑल सच केसेस 4.2 अगर हमारा n1 इंटू x है तो डेफिनेटली x इज अ फैक्टर ऑफ 4.2, x इज अ फैक्टर ऑफ 4.9, x इज अ फैक्टर ऑफ 6.3, तो x इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल लेंथ्स। तो बस x को मैक्सिमाइज करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट शुड बी, तो x विल बी इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4.2, 4.9 एंड 6.3। अब डेसिमल को सोच के घबराना नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डेसिमल यहाँ पे है, 42 है, 49 है और 63 है, तो HCF क्या होगा? 42, 49, 63 ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 हमारा HCF आ जाएगा। बट साथ में एक डेसिमल भी है और डेसिमल के बाद में देयर इज ओनली 1 डिजिट। अगर हमारा डिजिट्स अनइवन होता, लेट्स से किसी केस में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होता, किसी में 2 डिजिट होता, तो सारे केसेस में पहले सेम नंबर ऑफ डिजिट्स करते उसके बाद में HCF लेते, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 डिजिट है, तो अवर आंसर विल बी 0.7 मीटर्स। दिस शुड बी लेंथ ऑफ वन प्लैंक, लेंथ ऑफ वन प्लैंक। अगर क्वेश्चन इंस्टेड पूछता है यहाँ पे कि व्हाट विल बी, अभी क्या पूछा है? लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ वन प्लैंक। क्वेश्चन पूछता, कंडीशन यही होता, बट क्वेश्चन पूछता मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स, व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स। ओके, तो वर्ड यहां पे यूज हो रहा है मिनिमम। अभी तो लार्जेस्ट यूज हुआ तो तुम कंक्लूड कर देते कि लार्जेस्ट है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट अगर मिनिमम यूज होता तो तुम कंक्लूड करते कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, बट मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स यूज किया है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स यूज किया है, ठीक है। और प्लैंक्स मिनिमम कब होंगे? जबकि हमारा एक प्लैंक का जो साइज है दैट विल बी मैक्सिमम। प्लैंक्स का नंबर मिनिमम तब होगा जबकि एक प्लैंक का साइज मैक्सिमम होगा। तो यहां से कंक्लूड हमें ये करना था, ओके। और अगर 0.7 मीटर साइज है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ जाएंगे हमारे? फर्स्ट टाइप के आएंगे 6, सेकंड टाइप के आएंगे 7, थर्ड टाइप के आएंगे 9, तो 6 + 7 + 9 22 प्लैंक्स will be the answer. Okay, minimum possible planks. मैक्सिमम तो तुम 0.1 मीटर का बना दो, 0.05 मीटर का बना दो, मैक्सिमम 0.01 मीटर का बना दो, तो मैक्सिमम तो वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स विल बी 22 अगर सेम साइज का बना रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are walking around a circular track and each completes a round in 24, 36 and 44 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point for the first time? So already they started together, so in how much time will they meet again at the starting point? That is what the question is asking. Time taken by them is 24 seconds. A is completing a round in 24 seconds, B is completing a round in 36 seconds and C is completing a round in 44 seconds. So let us say they are meeting after some t time, ठीक है। आंसर इज लेट अस से टी टाइम, तो टी विल बी अ मल्टीपल ऑफ 24 सेकंड्स क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। टी विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 36 सेकंड्स एंड टी विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 44 सेकंड्स, ओके। और क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है कब? फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम के लिए है यानी कि टी मस्ट बी मिनिमम सच वैल्यू, मिनिमम सच वैल्यू, and t is multiple of all these numbers, so t will be multiple of all these, and since minimum such time चाहिए तो least common multiple होगा of 24, 36 and 44. 44 is a multiple of 11 into 4, तो 11 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और 24 में क्योंकि 8 आता है तो एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so this will be 9 into 8, 72 into 11, 792 seconds, 792 seconds, और दिस विल बी 780 यानी कि 13 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स।
सो दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 13 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स. अगर फर्स्ट टाइम नहीं पूछता, फिफ्थ टाइम पूछता, फोर्थ टाइम पूछता, तो इन जनरल फॉर nth मीटिंग टाइम विल बी इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू दैट इज 792 मल्टीप्लाइड बाई n, this much seconds for nth meeting. First meeting का टाइम है 792 seconds, nth meeting का टाइम will be 792 n seconds. Okay, clear? ठीक है. और देखो कभी कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो कैलकुलेशन हमारा इजी था, 792 सेकंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया. बट कभी कैलकुलेशन में ऐसा हो सकता है कि हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में बड़ा नंबर बन गया हमारा, और फिर डिवाइड कर रहे हो 60 से. तो बेटर अप्रोच क्या होगा, इस बात को भी साथ में ही समझ लेते हैं कि 72 इंटू 11 हम कर ही रहे हैं अल्टीमेटली. ठीक है, तो 72 को लिख दो एज इक्वल टू 60 प्लस 12 एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 11. 60 सेकंड्स इंप्लाइज 1 मिनट, तो यानी कि बेसिकली हमारा टाइम क्या है 1 मिनट 12 सेकंड, एंड दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 11. तो 1 इंटू 11 विल बी 11 मिनट्स और 12 इंटू 11 विल बी 132 सेकंड्स, और 132 सेकंड हो जाएगा हमारा 2 मिनट एंड 12 सेकंड. तो बस आंसर आ जाएगा 11 प्लस 2 13 मिनट एंड 12 सेकंड्स. तो अगर बड़ा नंबर है कभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे हम पहले ही मल्टीप्लाई करने से पहले ही हम मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी बनी रहे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना आए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हैज टू पुट ईच ऑफ द 3 लिक्विड्स 420 liters of diesel, 475 liters of petrol and 495 liters of oil in bottles of equal size without mixing them. मिक्स नहीं करना है. बॉटल्स का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इन सच ए वे दैट ईच बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड टू द ब्रिम, यानी कि जो टोटल कैपेसिटी है उतना पूरा का पूरा हमें फिल करके रखना है. तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस. पर्पस क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स देयर शुड बी. ओके, वी हैव 420 liters of diesel, 475 liters of petrol and 495 liters of oil, and purpose is minimum number of bottles. तो अगर हमें बॉटल्स को मिनिमाइज करना है तो एक बॉटल का जो साइज होगा उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. भाई अगर बॉटल्स को मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो टोटल वॉल्यूम है डीजल प्लस पेट्रोल प्लस ऑयल वो तो गिवन है, कांस्टेंट है. तो अगर हम नंबर ऑफ बॉटल्स को मिनिमाइज करेंगे तो एक बॉटल का साइज मैक्सिमाइज होगा, या एक बॉटल के साइज को तुम कम करोगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ेगा. हमारा पर्पस क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉटल्स को मिनिमाइज करना है. And if you have to minimize number of bottles, then size of bottle should be maximized. Size should be maximized. तो बस साइज कब मैक्सिमम होगा, जब HCF होगा इन सारी वैल्यूज का. सो वन बॉटल का साइज शुड बी एलसीएम ऑफ 420, 475 एंड 495. अब देखो इस क्वेश्चन में तो ऑप्शंस गिवन है, बट एग्जाम में अगर कैट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डीटा फॉर्म में होगा, ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे. तो वहां पे गलती क्या कर सकते हो तुमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके तुमने वही आंसर चिपका दिया, वही आंसर टाइप कर दिया. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन हमसे बॉटल का साइज नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स. तो होश में रहना है, होश में रहना है. ठीक है, एग्जाम में पूरी तरह से होश में रहना है, हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. ओके, सो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 के मल्टीपल है सारे के सारे, 420 475. डिफरेंस लो, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 55 का. तो 5 लीटर्स विल बी एलसीएम, उससे बड़ी कोई वैल्यू आने नहीं वाली है, क्योंकि 55 20 का हमारा जो एलसीएम है दैट इज 5. ओके, नंबर ऑफ बॉटल्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट केस में आएगा 420 by 5 विच इज 84 प्लस 475 by 5 दैट विल बी 95 प्लस 495 by 5 दैट इज 99. तो 99 प्लस 95 इज 194 प्लस 84 दैट विल बी 278 बॉटल्स मिनिमम. दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 3 farms whose area is 288, 408 and 552 square meters respectively, in which rows of the equal length has to be made. If the width of each row is 4 meters, then what will be the maximum length? Purpose क्या है, 3 farms का एरिया हमें given है 288, 408 and 552 square meters. Rows of equal length has to be made, यानी कि जितनी भी रोज बनाई जाएंगी उनका लेंथ इक्वल होगा. And width of each row is 4 meters. Width is given, और अगर width given है लेंथ इक्वल होगा यानी कि एरिया भी इक्वल होगा. विड्थ गिवन है, लेंथ इक्वल होगा, तो एरिया भी इक्वल होगा. एरिया होगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू विड्थ, दिस विल बी एरिया. और हमें क्या चाहिए, एरिया इक्वल होना चाहिए. ऑल्सो गिवन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी मैक्सिमम लेंथ. सो इफ विड्थ इज कांस्टेंट, विड्थ तो कांस्टेंट है, लेंथ मैक्सिमम होगा,
तो डेफिनेटली एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है हर एक फार्म में, वो निकाल लेते हैं। और एरिया विल ऑलवेज बी फैक्टर ऑफ दीज गिवन एरियाज, टोटल एरियाज, बिकॉज अल्टीमेटली हमें 288 को इधर डिवाइड करना है। 288 अगर टोटल है तो उसी को तो हमें रोज में डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल एरिया अगर 288 है तो उसी को तो रोज में डिवाइड करना है। और एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर रो विल बी इक्वल, width is already given which is 4 meters, और लेंथ फाइंड आउट करना है, what will be the value of length। तो HCF of 288, 408 and 552, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज 112 प्लस 8 126, और यहां पे डिफरेंस आ रहा है हमारा, एक सेकेंड 112 प्लस 8 128 आ रहा है डिफरेंस, और सेकेंड केस में डिफरेंस आ रहा है हमारा 144, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस है। तो HCF शुड बी 16 का मल्टीपल है हमारा, कोई भी एक नंबर चेक कर लो। 288 यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 16, यानी कि 16 विल बी अवर HCF, और HCF क्या है, एरिया है, दिस इज 16 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 16 मीटर स्क्वायर, विड्थ इज 4, तो लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4, 16 इज 4 इंटू 4, विड्थ है 4 तो लेंथ भी हमारी 4 मीटर ही हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular courtyard is of dimensions 20 meter 16 centimeter by 15 meter 60 centimeter, it is to be paved with square tiles of the same size। तो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के हमें डायमेंशंस गिवन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइल का साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज होगा टाइल का, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि पर्पस ये है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स शुड बी मिनिमम, यानी कि साइज ऑफ वन टाइल शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि टोटल एरिया तो कांस्टेंट है। तो we need to find out size of one tile, and this should be maximum for number of tiles to be minimum। तो देख पा रहे हो, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जहां पे कि मिनिमम वर्ड यूज है, बट वहां पे हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हमें अल्टीमेटली एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्प्लिट करना है, पूरे एरिया को स्प्लिट करना है इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ओके, तो एक टाइल का डायमेंशन अगर मान ले, लेट अस से दिस इज ए स्क्वायर टाइल का डायमेंशन मान ले, ओके, तो हमें ए वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगा, ऐसे समझो कि दिस इज अवर लेंथ, दिस इज अवर ब्रेड्थ, तो लेंथ विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, तो लेट अस से a into n1, that is our length, so there will be n1 tiles across the length। Similarly breadth will be b into a into n2, where n2 is number of tiles across the breadth, so definitely L and B both are multiples of A, और A is factor of both L and B। जो हमारा स्क्वायर टाइल का जो साइज है दैट इज फैक्टर ऑफ बोथ L and B, तो हमारा हमें लेना है A विल बी इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, या फिर 20 मीटर 16 सेंटीमीटर विल बी 2016 सेंटीमीटर्स एंड 1560 सेंटीमीटर्स। डिफरेंस आ रहा है हमारा 440 प्लस 16 456, बट इतने से काम बनेगा नहीं, तो या तो फैक्टराइज कर लो 2016 को। ठीक है, फैक्टराइज कर लो, क्या वैल्यू आएगा, 2016 इज इक्वल टू 4 इंटू 504। अच्छा 504 हमारा नंबर आ गया, दिस इज 456, डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 का आ रहा है, 48 का डिफरेंस आ रहा है, isn't it so? This is 4 into 24 into 21, और 1560 क्या है, is this a multiple of 24? 24 6 are 144, तो yes 24 into 65 it is, so both are multiples of 24। 24 into 65 second case में, which is 13 into 5, और first case में 4 into 21, तो 24 will be our answer, that will be our HCF 24 centimeter। So number of tiles will be, minimum number of tiles will be equal to 24 centimeter is the one dimension, तो लेंथ में कितनी लगेंगी और ब्रेड्थ में कितनी लगेंगी, that will be total number। total number हमारा क्या आ जाएगा, that will be n1 into n2, n1 into n2, this will be total number, और n1 will be equal to length upon a, l by a, यानी कि 2016
by 24 multiplied by 1560 divided by 24, or 2016 by 24 will be 84, or 1560 by 24 will be 65. 84 into 65, that will be our answer. Clear? 65 into 4 is 260. 0, 26 carry होगा. 65 into 8 is 520. 520 plus 26, तो 5460. This will be number of tiles. Okay, clear है? Next question. 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? 30 minutes में कितना टाइम टोल करेंगी, एक साथ बजेंगी. 6 bells commence tolling together. They started tolling together and toll at intervals of 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds and 12 seconds. तो एक इवेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन हमसे पूछा 30 मिनट्स में कितनी बार टोल करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालना है इन सारी की सारी वैल्यूज का. 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालना है. एलसीएम विल बी 60 नहीं होगा, 120 सेकेंड्स. तो 120 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स. सो इन एवरी इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स दे विल बी अगेन टोलिंग. टोटल टाइम कितना है? 30 मिनट्स का टाइम है. तो 30 मिनट्स में कितना टाइम टोल करेंगे? सो दैट नंबर विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15 टाइम्स. बट अगर 15 मार्क कर दिया तो क्वेश्चन में आंसर हमारा गलत हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन इज सेइंग 6 बेल्स दे कमेंस्ड टोलिंग टुगेदर. ठीक है, साथ में टोल करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहली बार कब टोल किया? सबसे पहली बार कब सारी बेल्स रिंग हुई या बजी? t इज इक्वल टू 0 पे. नेक्स्ट टाइम बजेंगे t इज इक्वल टू 2 मिनट पे. नेक्स्ट टाइम बजेंगे t इज इक्वल टू 4 मिनट पे एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज t1 मान लो पहली बार. ठीक है, दिस इज t2, दिस इज t3 एंड सो ऑन. और लास्ट में वैल्यू आएगा, या फिर पहले वाले को 0 मान लो. 0 मान लेते हैं पहले. ठीक है, सेकंड से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में रैप अप करेंगे, इस बात को समझेंगे. सो t1 फर्स्ट टाइम दे टोल्ड आफ्टर स्टार्ट एट 2 मिनट्स, सेकंड टाइम एट 4 मिनट्स और 15th टाइम एट 30 मिनट्स. ओके, क्वेश्चन पूछा इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, बट दे आल्सो स्टार्टेड टुगेदर. तो t इज इक्वल टू 0 पे भी तो टोल किया है, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना. स्टार्ट में भी तो साथ में ही किया, स्टार्ट साथ में किया, बाद में भी साथ में. तो कितनी बार साथ में है टोटल 30 मिनट्स में? स्टार्ट का भी काउंट करेंगे, दैट बी t0, बट उसको भी काउंट करना पड़ेगा. तो 15 टाइम्स प्लस 1 आंसर विल बी 16 टाइम्स. एंड एनी सच केस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें स्टार्ट वाला टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, ठीक है, अगर इंक्लूसिव है, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा है जैसा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पे कि स्टार्ट में कुछ एक्सक्लूड किया होगा, तो उस क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है. अदरवाइज हम अगर स्टार्ट वाला पार्ट इंक्लूडेड है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने साथ में स्टार्ट किया, तो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन सच केसेस. और एंड वाले को भी हम इंक्लूड करेंगे, लास्ट वाले को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज टोटल 30 मिनट्स में दोनों पार्ट्स हमारे इंक्लूडेड है. ओके, ठीक है. जस्ट इन केस इसके बजाय क्वेश्चन हो जाता कि लेट्स से दे स्टार्टेड टोलिंग एट 8, स्टार्टेड एट 8 AM, और क्वेश्चन पूछता बिटवीन 8 AM एंड 8:30 AM. ठीक है, बिटवीन 8 AM एंड 8:30 AM कितनी बार वो टोल करेंगे? तो व्हेन बिटवीन इज मेंशन्ड इन जनरल द स्टार्टिंग एंड एंड आर नॉट इंक्लूडेड अनलेस मेंशन्ड. तो क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो मेंशन्ड होगा कि बोथ इंक्लूसिव, तो हमें स्टार्ट और एंड को इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर नॉट इंक्लूडेड, अदरवाइज द वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड. तो बिटवीन के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज वहां पे स्टार्ट वाला भी इंक्लूड नहीं होगा और लास्ट वाला भी इंक्लूड नहीं होगा इफ बिटवीन इज मेंशन्ड इन दैट केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A bus station has two types of bus services, deluxe bus service and sleeper bus service. Both bus services start at 6 AM. Deluxe buses leave after every 12 minutes, while sleeper buses leave after every 16 minutes. On a particular day, from 8 AM to 2 PM, both inclusive, how many times did both bus services leave the bus station together? How many times both bus services leave the bus station together? That is the question. तो दो बस सर्विस हैं, डीलक्स एंड स्लीपर, एंड दे बोथ स्टार्ट एट 6 AM. डीलक्स बसेस लीव आफ्टर एवरी 12 मिनट्स. तो एक इवेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. डीलक्स बसेस हर 12 मिनट्स के बाद में लीव कर रही हैं, स्लीपर बसेस हर 16 मिनट्स के बाद में लीव कर रही हैं. और क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स डिड बोथ बस सर्विसेज लीव द बस स्टेशन टुगेदर?
तो एक बार का वैल्यू निकाल लें, लीस्ट काउंट मल्टीपल निकाल लें, उसके बाद में फिर पता चल जाएगा। तो लीस्ट काउंट मल्टीपल 12 and 16, इजी वैल्यू 48 मिनट्स। सो आफ्टर एवरी 48 मिनट्स द बसेस विल बी लीविंग टुगेदर, ठीक है, आफ्टर एवरी 48 मिनट्स द बसेस विल बी लीविंग टुगेदर। स्टार्ट कब कर रही है? 6 AM पे, तो फर्स्ट टाइम दे आर लीविंग एट 6 AM। This time you can see from 8 AM to 2 PM both are inclusive, that is mentioned. Okay, so 6 AM पे first time they are leaving, next time will be 6:48 after 48 minutes, then next time will be add more 48 minutes, so that will be 7:36 AM, then next time will be plus 48, that is 8:24 AM and so on. Okay, 2 PM तक हमें पता लगाना है कितने टाइम्स द बोथ बस सर्विसेज लीव द बस स्टेशन टुगेदर। स्टार्ट किया है 6 AM पे, तो 6 AM से 2 AM के बीच में, 2 PM के बीच में टोटल टाइम कितना है? 2 PM minus 6 AM, हाउ मेनी आवर्स? सो 2 PM से 6 AM से 12 PM तक 6 आवर्स है, 12 PM से 2 PM तक 2 आवर्स, 6 + 2 टोटल 8 आवर्स है, या 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तो 8 इंटू 60 480 मिनट्स है, 480 मिनट्स है। 480 इज अ कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 48, दिस इज 48 इंटू 10, 48 इंटू 10 है, ठीक है। बट हमको यहां पे ध्यान रखना है, यानी कि लास्ट टाइम, क्योंकि ये 48 का क्लियर मल्टीपल है, तो एट 2 PM ऑल्सो बोथ बसेस लेफ्ट टुगेदर द बस स्टेशन, इजंट इट सो? बट टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा? 6 AM से लेकर 2 PM तक तुम काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा? दैट विल नॉट बी 10, दैट विल बी 11। 10 टाइम्स तो कंप्लीटली जा रहा है, स्टार्ट में भी काउंट करना है 6 AM का और 2 PM को भी काउंट करना है, टोटल टाइम्स इज 11 टाइम्स इन टोटल, 11 टाइम्स इन टोटल। ओके, लिख लेते हैं पहले 11 टाइम्स को, उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो डिफरेंट है। बट 6 AM, देन 6:48, देन 7, 36, 8, 24, 9, 12, all these are AM values. Next will be 10 AM, ठीक है, 6 से 10 4 आवर्स हो गए, अब ठीक है ऐसे ही ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 10:48, देन 11:36, 12:24, ठीक है, फिर 1:12 एंड देन लास्ट में 2 PM। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आर 11 टाइम्स। क्लियर? ठीक है, बट क्वेश्चन हमसे कब से कब पूछ रहा है? 8 AM से 2 PM तक का पूछ रहा है। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फ्रॉम 6 AM बट फ्रॉम 8 AM। सो आफ्टर 8 AM नंबर ऑफ टाइम्स इज 11 minus 3 which is 8 times. So our answer is 8 times only and not 11 times. But first start वाला चीज क्यों ध्यान रखना है? बिकॉज अदरवाइज तुम 10 ले लिया तुमने, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि 3 तो हमें यहीं पे मिल गया, पता है 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन टोटल, क्योंकि स्टार्ट से हम काउंट करेंगे, ठीक है। बीच से काउंटिंग में तो प्रॉब्लम आएगा, स्टार्ट से काउंटिंग इजी हो जाएगा। तो 10 + 1 11 टाइम्स फ्रॉम 6 AM to 2 PM minus 3 times which is from 6 AM to 8 PM 8 AM. So 11 minus 3, that is 8 times. That would be the answer. Clear? Okay. Next question. 6 different sweet varieties of count 32, 216, 136, 88, 184 and 120 were ordered for a particular occasion. They were to be packed in such a manner that each box has the same variety of sweets. तो एक बॉक्स में एक ही वैरायटी का स्वीट रहेगा and number of sweets in each box is also the same. So what is the minimum number of boxes required to pack? Minimum number of boxes required to pack. Boxes कब minimum होंगे? जब एक बॉक्स में number of sweets ज्यादा होगा. Boxes will be minimum when number of sweets in one box is maximum. तो minimum number of boxes imply number of sweets in one box is maximum. And since in one box we can only have one type of sweet, same variety of sweet, so we need to find out highest common factor of all these given values. HCF of 32, 216, 136, 88, 184 and 120. Okay. So 136 and 120 के बीच का गैप सबसे कम लग रहा है. That gap is 16. So 16 might be the HCF, but 88 हमारा 16 का मल्टीपल है नहीं, वो तो 8 का ही मल्टीपल है. ठीक है, तो 8 का ही मल्टीपल है. 32 16 का मल्टीपल है. 216
ठीक है, 8 का मल्टीपल तो 16 का मल्टीपल तो है ही है कि नहीं है, 160 प्लस 56 8 का ही मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8 ओनली. 136 is also multiple of 8 only. So हमारा multiple 184, that is 160 plus 24. So this is also multiple of 8 only. So हमारा definitely answer will be 8. 8 will be highest common factor. क्वेश्चन क्या पूछता है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे. मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, तो बस डिवाइड कर लो 8. 32 by 8 is 4. 216 by 8, that will be 20 plus 7 27. 136 by 8, 15 plus 2 17 plus 11 plus 160 plus 24 यानी कि 23 plus 15. So 23 plus 15 is 38. 38 plus 28, that is 66 plus 31. 97 will be our answer. या फिर ये काम कर सकते हो कि पहले तुम डिवाइड करने से पहले सारी वैल्यूज को ऐड कर लो और ऐड करके डिवाइड कर दो, जिसमें भी कन्वीनियंट लगे तुम्हें. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. पहले ऐड कर लो सारी वैल्यूज को, टोटल नंबर सीट से को 8 से डिवाइड कर दो, बात एक ही. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस इज अ ZAT PYQ. Read the question carefully and try to attempt it yourself if you've not seen this question. And this is the first time that you've seen this question. 3 vice presidents, VPs, regularly visit the plant on different days. Due to labor unrest, VP HR regularly visits the plant after a gap of 2 days. VP operations regularly visits the plant after a gap of 3 days. VP sales regularly visits the plant after a gap of 5 days. The VPs do not deviate from their individual schedules. CEO of the company meets the VPs when all the 3 VPs come to the plant together. CEO leave पे है, is on leave from January 5th to January 28th, 2012. Last time CEO met the VPs was on January 3rd, 2012. So when is the next time CEO will be meeting all the VPs? All the VPs को वो कब मिलेगा next time? ठीक है, लास्ट मीटिंग कब हुआ था, January 3rd को. ओके, इस क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप कहां पे, वो पहले डिस्कस करते हैं. ड्यू टू लेबर अनरेस्ट, VP HR रेगुलरली विजिट द प्लांट आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days. This is not saying after 2 days or in every after each 2 days. No, this is saying after a gap of 2 days. So for example, if Monday को पहला मीटिंग हुआ था, Monday को VP HR met visited the plant, तो नेक्स्ट टाइम कब मीट करेगा, ट्यूसडे को आएगा क्या, नहीं आएगा. वेडनेसडे को आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज ही इज कमिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days. तो वेडनेसडे को भी नहीं आएगा, ही विल बी नेक्स्ट टाइम कमिंग ऑन थर्सडे. सो इफेक्टिवली ही इज कमिंग आफ्टर एवरी 3 days. अगर 2 days के गैप के बाद में आ रहा है, दैट इंप्लाइज की VP HR इज कमिंग आफ्टर एवरी 3 days, ईच 3 days. ठीक है, एवरी 3 days में आता है. VP ऑपरेशंस सेम, ही इज विजिटिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days. और अगर 3 days का गैप है यानी कि ही इज कमिंग आफ्टर इन ईच 4 days. एक बार आया, नेक्स्ट टाइम 4 days के बाद आएगा. ठीक है, और 5 days यानी कि 5 days के बाद में कर रहा है VP सेल्स, तो VP सेल्स इज कमिंग इन ईच 6 days. So if they met on January 3rd, next meeting कब होगा, next meeting कब होगा, when both all VP HR, VP operations, VP sales are coming together, isn't it so? और इनका वैल्यू क्या आएगा, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, लीस्ट सच नंबर, तो LCM of 3, 4 and 6, which will be 12 days. So next meeting will be after 12 days. Jan 3rd को हुआ, next होगा after 12 days, that will be January 15th. Then next meeting will be again after 12 days, that is Jan 27th. Question पूछ रहा है, when is the next time the CEO will be meeting all the VPs? और CEO हमारा लीव पे है, CEO is on the leave from January 5th to January 28th. तो 15th को मीटिंग तो होगा बट CEO नहीं आएगा. 27th को मीटिंग तो होगा बट उस दिन CEO नहीं आएगा. तो CEO नेक्स्ट टाइम कब आएगा, 27 प्लस 12 कर दोगे, बिकॉज 28 तक है, तो अब नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली CEO होगा. तो जनवरी 27 प्लस 12, 27 प्लस 4, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो प्लस 4 हो गया, यानी कि 8th February विल बी अवर आंसर. Feb 8th विल बी द आंसर. दिस विल बी द आंसर व्हेन ऑल द VPs and CEO will be meeting. Answer will be option C. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही थी, VP HR is regularly meeting visiting the plant after a gap of 2 days.
तो there is a gap of 2 days which implies कि in every 3 days he is meeting, he is visiting the plant. Okay, clear? ठीक है, तो सबकी विजिट्स रिकर कब करेंगे? आफ्टर ईच 12 days, and hence they will be meeting for the second time, for next time on February 8th, because January 15th को, January 27th को पॉसिबल ही नहीं होगा, सीओ ही नहीं है. ओके, क्लियर? So that's all in this session. I believe session में जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आएगा. If there is any doubt whatsoever, make sure to comment about that doubt. And if you like the session, then make sure to hit the like button. That's all. Bye bye. Take care and keep running.